हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा पार्ट 2 है बृहस्पति का, जिसमें जो चैप्टर नंबर 4 है बृहस्पति शासन कला, न्याय और अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ने वाले हैं। तो हमारे शासन कला के जो कुछ पॉइंट्स थे ना वो रह गए थे, तो हम शुरू करने वाले अपना न्याय और अंतर्राज्यीय संबंध जो बृहस्पति ने बताए हैं। तो हम पढ़ते हैं जो हमारे साथ में से कुछ रह गए थे। मंत्रिपरिषद और राजा का चुनाव और राजा का क्या था वो मैंने पहली वीडियो में कवर कर दिया है। अब है नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय क्या है वो समझना है हमें। तो राष्ट्र को राज्य का तीसरा घटक मानते हैं। ये तीसरा घटक है, पहला था राजा, दूसरा था मंत्रिपरिषद, तीसरा है राष्ट्रीय। प्रथम राजा, द्वितीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रीय एक एकीकृत आर्थिक प्रणाली से अधिक कुछ नहीं है। क्या है राष्ट्रीय? कुछ नहीं। जो आज राष्ट्रीय है ना, ये वही वाला राष्ट्रीय की बात हो रही है, सेम। क्योंकि राष्ट्र को ठोस आर्थिक नीति के अभाव के सरकार साकार नहीं, मतलब कि बिना आर्थिक नीति के तो हम इसको साकार मतलब होता है उसका विकास, उसकी जो प्रासंगिकता है वो सब नहीं हो सकती बिना एक आर्थिक नीति के। मतलब कि पैसों की ज़रूरत है, और ये जो भूमि की अखंडता पर बल देता है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। जो जो हमारा राष्ट्र है ना, सेम ही वही वाला राष्ट्र की बात हो रही है। तो भूमि की अखंडता पर बल देता है, ऑब्वियस सी बात है। हमारा जो हिस्सा है वो हमारा ही रहेगा और इसको कोई और नहीं ले सकता। कोष अथवा खजाना, पैसे, वृत्त की बात हो रही है, पैसों की। धन के बिना राज्य के रूप में कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। महाभारत की भांति राजा बनने के सिद्धांतों में से एक धन की रक्षा करना, उन्हें बढ़ाना और उचित उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्या है? कोष। धन की आपको पता है सबको ज़रूरत होती है, एक राज्य को चलाने के लिए भी हमें धन की आवश्यकता है। तो महाभारत में जैसे बताया गया है कि राजा का कर्तव्य है धन को बढ़ाना और अपनी जो जनता है उसको अच्छे से पूरा जो भी वो चाहती है वो सब प्रदान करना, सारी सुरक्षा से लेकर सब कुछ, उसके लिए भी पैसा लगता है ना। तो वो ये धन को बढ़ाना, ऐसे ऐसे काम को करना, ऐसी नीतियाँ बनाना जिससे जो जनता है उसकी वो भी पैसा कमा सके और उसके धन की रक्षा भी करना, ये सब है। फिर है वर्ता, ये है अनवक्ष वेतयत्री, वत और दंड की नीति। 4 दंड होते हैं ना, वो वाले दंड की नीति। साम दाम दंड भेद, वो अद्वितीय विचारधाराएं जिनका और इसका वो समर्थन करते हैं, साम दाम दंड भेद का जो नीति हमारी। तो न्याय में हम देखें तो इसका जो न्याय की नीति है ना वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति की न्याय की नीति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने न्याय पर बहुत जोर दिया है। बृहस्पति की राजनीतिक मान्यताओं को उल्लेख जटिल न्यायिक प्रणाली मानती है। इनकी जो है ना एक उल्लेखनीय व्यवस्था क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक जटिल न्याय प्रणाली की व्यवस्था की है। उनके अनुसार न्याय इतना महत्वपूर्ण है कि वह राजा का भविष्य निर्धारित करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर राजा निष्पक्ष होगा ना तो फिर जनता उसको नहीं चुनने वाली है। तो न्याय जो है ना वो राजा का ही भविष्य जो वो है निर्धारित करता है। न्याय कानून और शास्त्रों के अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, न्याय की क्या अवधारणा होनी चाहिए? शास्त्र और नैतिकता के गुण होने चाहिए। उसमें कुछ भी नहीं है मतलब कि हमने कुछ भी फैसला दिया, कुछ भी करा और वो न्याय है, नहीं। उसको उसके अंदर नैतिक गुण, कानून, शास्त्र सब कुछ होना चाहिए। और कोई भी जो कानून की अवज्ञा करता है, यहाँ तक कि राजा का करीबी भी, उसको सज़ा मिलेगी। कोई भी अगर कानून की अवज्ञा करता है, उसका पालन नहीं करता, तो उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो राजा का भाई बहन हो या कोई भी, खुद राजा क्यों ना हो, उसको सज़ा मिलेगी। ये उस तरह से है। और न्यायालयों का पदानुक्रम क्या है? वो ये इसमें पदानुक्रम में सबसे ऊपर पर राजा को बिठाया गया है, उसका फैसला अंतिम। जैसे हमारे में सुप्रीम कोर्ट है, ये राजा है यहाँ पे। पदानुक्रम में पारिवारिक न्यायालय सबसे नीचे की श्रेणी में है और राजा सबसे ऊपर। ठीक है, और फिर है भ्रष्टाचार का प्रतिकार। ये पूरा इसका जो 7वां सिद्धांत है वो है 7 अंग, सॉरी अंग जो है वो 7वां है, भ्रष्टाचार का प्रतिकार। ये एक गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो एक गंभीर अपराध है। और ये न्याय व्यवस्था भी उससे भी जुड़ा है। कोई भी न्यायाधीश होगा रिश्वत स्वीकार करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो उसको देश निकाला दे देगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेगा। ठीक है, वो जनता के विश्वास पे काम करता है और उसे निर्वासित कर दिया जाएगा। क्योंकि जो न्यायाधीश है वो जनता के विश्वास पर काम करता है। वो जनता को ऐसा लगता है भाई वो ये हमें जो न्याय दे सकता है, जो हमारी रक्षा कर सकता है। बट ऐसा नहीं करेगा तो फिर जो राजा उसको ना निर्वासित कर देगा, देश निकाला दे देगा। तो बृहस्पति ने अंतर्राज्यीय संबंध कैसे बताए हैं? बृहस्पति ने अंतर्राज्यीय संबंधों को राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अंतर्राज्यीय संबंध, ये है इंटरनेशनल रिलेशन। राजा को शत्रु की सेनाओं को विभाजित करने के लिए प्रत्यक्ष, प्रभावशाली तथा राजनयिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। कैसे कैसे करना चाहिए?
उसको शत्रु कौन है उसके उस पर ध्यान रखना चाहिए, सेना को विभाजित करके रखना चाहिए, प्रभावशाली राजनीतिक तरीकों का पूरी कूटनीति रणनीति प्लानिंग करके उसको रखनी चाहिए पूरा। अच्छा जैसे कि अब हम करते हैं, जैसे हमें पता है आपको चीन के बढ़ते कदम, कहीं हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कभी कब्जा कर रहे हैं, कभी अक्साई जो चीन है वो, तो हम अपनी सैन्य बल को वहाँ पर ज़्यादा तैनात करके रखते हैं, कहीं वो हमारी कंट्री में एंटर ना कर जाए। उस वे में हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए हमारा शत्रु क्या क्या कर रहा है क्या नहीं, उस वही सब प्लानिंग कूटनीति रणनीति वही बताई गई है। अगर अपने शत्रु के साथ संधि भी कर रहे हो तो भी उस पर विश्वास नहीं करना है। अगर शत्रु से अगर 2 मिनट के लिए बात हुई है, एक बार अगर विश्वास गया तो गया, अगर तुम शत्रु हो तो उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना है तुम्हें, ये भी उन्होंने बताया। अपने अंतर्राज्यीय संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जासूस और एवं न्यायिक राजनीतिक भूमिका और अपने जासूस भी लगाने चाहिए, उस पर पूरी नज़र रखनी चाहिए क्या है क्या नहीं, पूरी की पूरी वही इन्होंने बताया अंतर्राज्यीय संबंध में सर। ठीक है, और पूरा निष्कर्ष हम देखें फिर हम पढ़ेंगे आलोचना। बृहस्पति ने राजा को एक निरंकुश के रूप में देखने के बजाय उन्होंने उन्होंने एक निरंकुश राजा का कभी भी समर्थन नहीं किया, इसलिए उनकी जो न्याय की व्यवस्था थी वो बहुत जटिल थी। उन्होंने एक ऐसे राजा को बनाया है जो जनता को प्रसन्न कर सके, जनता की देखभाल कर सके, उनकी रक्षा कर सके। न्यायिक प्रक्रिया की प्रगति के साथ साथ राज्य एजेंसी का व्यवसायीकरण बृहस्पति का एक और लक्ष्य है। दूसरा, राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी इसका लक्ष्य है। व्यवसाय पर, कृषि पर, इन पर जोर देना इसका लक्ष्य है। अलग अलग एजेंसियां बना रखे जैसे मंत्रियों का गठन करना इसका लक्ष्य है। ये सब इसमें बताया गया है और इसकी आलोचना भी है। बृहस्पति की बहुत आलोचनाएं हैं, बहुत सारे जो हैं वो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजा को सर्वोच्च व देवीय स्थान दिया है, राजा का विरुद्ध ईश्वर के विरुद्ध के बराबर माना गया है। इन्होंने राजा को सर्वोच्च स्थान दे दिया, मतलब अगर जनता बगावत करना चाहे, राजा को हटाना चाहे तो नहीं हटा सकती क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध है वो कार्य। दूसरा उन्होंने बोला राजा के चुनाव में वंशानुगण प्रक्रिया को अच्छा माना है उन्होंने। उन्होंने बोला है कि एक जनता जो कि खुद से ही लड़ती है, इतनी लालच से भरी हुई है, वो कैसे एक अच्छे नेता का चुनाव कर सकती है। जनता इतनी सक्षम है ही नहीं, लोग सक्षम ही नहीं है एक राजा को चुनने के लिए। तीसरा उन्होंने बोला है राज्य को शक्तिशाली व आर्थिक आधार दिया है। राज्य को शक्तिशाली आर्थिक आधार तो दिया है, लेकिन राजा को स्थगित करों की प्रणाली का सुझाव दिया। स्थगित कर होते हैं एक्स्ट्रा कर, मतलब टैक्स बढ़ाना, हर जगह टैक्स बढ़ाना। आपको पता है ना, टैक्स हम जो देते हैं, टैक्स देते हैं हम, अगर ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी ना, जो गरीब है उन पर वो हो जाएगा। तो उन्होंने आर्थिक प्रणाली को तो अपना लिया, पर उन्होंने इतना टैक्स बढ़वा दिया कि भाई राजा के पास जितना धन होगा वो तो ठीक है, पर अब धन जनता को लूट कर थोड़ी कमाया जाएगा। तो ये वो उसका तीसरा पॉइंट है कि स्थगित बोल रहे, स्थातक करों को बता दिया, स्थातक करों को बढ़ा दिया। स्थातक कर वही है एक्स्ट्रा कर, डबल कर, एक तरह से डबल टैक्स। तो फोर्थ है इनका वर्ण व्यवस्था के समर्थक है ये। जो उनकी मंत्रिमंडल है उनमें सिर्फ उच्च वर्ण के लोग रहेंगे। वर्ण व्यवस्था का समर्थन है तो समाज कैसे ही बढ़ेगा, समाज में तो वैसे ही फिर भेदभाव इतना होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है इनका, न्याय व्यवस्था को जटिल व न्यायपूर्ण बनाया, परंतु अंतिम निर्णय तो अपने हाथ में रखा है। न्यायालय से ऊपर राजा है, सबसे ऊपर तो राजा को ही रख दिया। ठीक है, अगर कोई राजा के पास अपील करे वो ही है, इसने बोल तो दिया कि राजा का करीबी भी होगा तो भी उसको पूरा दंड दिया जाएगा, पर राजा ऐसा होने थोड़ी देगा। जब अंतिम निर्णय उसी के हाथ में है तो वो कैसे ही अपने करीबी को दंड दे देगा। तो ये जो है ना उसकी आलोचना के कुछ पॉइंट्स थे, और ये पूरा चैप्टर होप सो आपको समझ में आया होगा। ये नोट्स ना खुद ही मैंने बनाए थे अपने पेपर्स के लिए ऑब्वियसली, और अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे पता है पेपर इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। पढ़ के जाना बिल्कुल अच्छे से जो भी वीडियो देख रहा है। तो होप सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। अब मिलते हैं।